नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। साल 1940 से 41 के बीच की बात है। 10 साल का एक लड़का चंद्रमोहन रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था। ट्रेन से गांधी जी कुछ देर में ही पहुंचने वाले थे। चंद्रमोहन को उसकी दादी ने 3 रुपए दिए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। गांधी तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। साथ में कस्तूरबा और उनके सचिव भी थे। ट्रेन अपने तय वक्त से 13 घंटे लेट पहुंची। काफी लोग जो गांधी जी के इंतजार में आए थे निराश होकर चले गए। चंद्रमोहन वहीं खड़ा रहा। ना उसने कुछ खाया और ना ही सोया था। जब गांधी पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने खुद चंद्रमोहन को उनसे मिलवाया और खूब तारीफ भी की। गांधी जी मुस्कुराए, बालक से पूछा कि जेब में क्या है। लड़के का जवाब था 3 रुपए। गांधी जी ने कहा कि इसे दान कर दो। उनके पास एक बक्सा था जिसमें वो दान जमा कर रहे थे। चंद्रमोहन ने कहा, हिम्मत हो तो ले लो, या फिर ये बताओ कि किस लिए दान करूं। गांधी जी ने कहा कि ये रुपए गरीबों के लिए दान कर दो। चंद्रमोहन ने 3 रुपए बक्से में डाले और पूरा बक्सा उठाकर चल दिए। चकित गांधी जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। चंद्रमोहन ने कहा, पैसा गरीबों के लिए है। मेरे गांव में कई गरीब हैं, मैं उन्हें पैसा दे दूंगा, आप चाबी दे दो। वहीं खड़ी कस्तूरबा हंसने लगी और गांधी जी से बोली कि आज पहली बार आपको कोई टक्कर का मिला है। ये बक्सा मुझे अपनी सौतन लगने लगा था। बढ़िया है बेटा, इसे ले जाओ। चंद्रमोहन ने कस्तूरबा की बात सुनकर वो बक्सा वहीं छोड़ दिया और रेलवे स्टेशन से भाग गया। बता दें, चंद्रमोहन जैन को आज हम ओशो के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही उनके और भी कई नाम हैं, जैसे आचार्य रजनीश, भगवान, लेकिन अंत समय में उन्होंने ओशो का नाम ही अपनाया। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 85 के बीच में वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगोन ने उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। बता दें कि ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा है। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। इसके साथ ही ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वो भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद वो पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच काफी ज्यादा विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारण पर काफी खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए थे। अब डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं और मौत के कारणों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहस्य बरकरार है। बता दें कि ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद कहते हैं, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फोन आया। उनको कहा गया कि आप लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अपने हल्फनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा और उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें।
वहीं डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हल्फनामे में ये दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह का दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निवारण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय से ये कहती रही कि मेरे बेटे को मार डाला गया है। योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृता साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।